हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, चाहत एक ऐसा मोती है जो बहुत गहरे समुद्र में ही पनपता है और यही बात कह रही है हमारी कहानी। कहानी का शीर्षक है चाहत का तुम्हें ऐसा समंदर न मिलेगा। कहानी सुनिए। अभी अभी प्लेन ने लैंड किया था। सीढ़ियों से उतरकर श्वेता सामान लेने चल दी थी। अपने देश की मिट्टी से मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू महसूस कर रही थी वो। हवा जैसे गुनगुना रही थी और श्वेता तो बस जैसे उड़ी जा रही थी। माँ कहीं बैठी होगी, मामा के साथ ही आई होगी। अकेले एयरपोर्ट आना तो उसके बस का नहीं है। लेकिन 3 साल बाद बेटी को देखने का लोभ भी वो संवरण नहीं कर पाई होगी। उसने तो मना किया था कि वो टैक्सी लेकर घर पहुंच जाएगी, पर माँ तो माँ होती है ना। 2-4 घंटे उससे कैसे बर्दाश्त होते। विचारधारा टूटी तो माँ सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू भरे, पर होठों पर मुस्कान थी। पता ही नहीं चला कब आगे बढ़कर मामा के छोटे बेटे हिमांशु ने ट्राली पकड़ ली थी। श्वेता माँ के गले लग गई थी, जैसे वर्षों बाद मन को सुकून मिला हो। सचमुच माँ की गोद जैसा आराम तो कहीं है ही नहीं। श्वेता ने संभल कर माँ के गले में हाथ डालकर और हिमांशु के पीछे पीछे चल दी थी। हिमांशु रास्ते भर मामा की तबीयत के बारे में बताता रहा था कि वे क्यों नहीं आ पाए थे। हिमांशु ने पूछा था कि पहले पापा के पास चले, तो श्वेता ने कहा था कि बाद में आराम से आऊंगी, पहले घर छोड़ दीजिए। हिमांशु ने जिद नहीं की थी। शायद जानता था कि मनोविज्ञान की स्पेशलिस्ट से उलझना ठीक नहीं होगा। अभी कहने लगेगी कि मन से तो तुम भी चाहते हो कि कब घर जाकर आराम करूं, ऊपर से औपचारिकता निभा रहे हो। हिमांशु ने चुपचाप सामान अंदर ले जाकर रख दिया था। माँ से चाबी मांगकर ताला भी उसी ने खोला था। घर पहुंचकर माँ वाचाल हो उठी थी। श्वेतू, खाना तेरी पसंद का बनवाया है, बथुआ का रायता और मक्का की पूरी। पर पहले मुंह हाथ धोकर कॉफी पी ले, बनाती हूँ। ब्रेड रोल्स बनवाए हैं, गरम कर देती हूँ। श्वेता ने माँ को पकड़कर बिठा दिया था। बोली थी, मैं सब जानती हूँ कहाँ क्या रखा है। मैं ले लूंगी, गरम भी कर लूंगी। वहां सब कुछ अपने हाथ से ही तो करती हूँ। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। बोली थी, बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है। रात श्वेता माँ के साथ ही बिस्तर पर सोई थी। इतने दिनों से अकेली ही तो सोती है ये, बस एक नाम के साथ, सजल। सजल घोष। कैसे अजीब से रिश्ते होते हैं इस जमाने में। भला कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? बस एक नाम जिसका कोई आकार नहीं, बस केवल इंतजार इंतजार और इंतजार। उसने अंतिम बातचीत में कहा था कि बस अब सामने आकर चौंका दूंगा, और सचमुच हुआ भी यही था। हर बातचीत में मुलाकात का वादा, वो वादा जो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। जर्मनी में रहता था वो। उसकी फ्रेंड सागरिका का मौसेरा भाई था। उसी के जरिए बातचीत शुरू हुई थी और अंत तक बातचीत के रूप में ही रही। कभी मुलाकात नहीं हुई,
तस्वीर के आधार पर अनेकों तस्वीरें श्वेता ने बनाया था, लेकिन बातचीत जब घनिष्ठता में बदल गई थी, तब भी वीडियो कॉल तक ही सीमित रही थी। उसे पता नहीं इंतजार था या नहीं, लेकिन श्वेता उस मुलाकात का इंतजार हर पल करती थी। उस तस्वीर को अनेकों रंग के वार्तालाप से सुसज्जित किया करती थी। हाँ, एक वादा उसने जरूर पूरा किया था, चौंका देने का। उसने व्हाट्सएप पर फोटो डाला था और नीचे लिखा था, मेरी पत्नी। श्वेता ने शौक से उबरने के बाद बार बार उस तस्वीर को देखा था। ऐसा क्या है इसमें जो उसमें नहीं है? उसने भी तो अपनी कई फोटोज डाली थी फोन पर, उसके कमेंट्स भी आते थे, फिर अचानक ये निर्णय क्यों? श्वेता ने एक करवट मां की तरफ बदल ली थी। इस उम्र में भी मां के चेहरे पर कितना भोलापन है। पापा ने पूरी जिंदगी मां को दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया, वसीयत में भी दर्द ही देकर गए। पर मां पापा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। इस मां की बेटी है वो भी सजल के खिलाफ कभी नहीं सोचेगी। क्या पता मामला क्या था, वरना बातचीत से तो सजल सिंसियर ही लगता था। ईश्वर ही जाने, मगर अब वो जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर सजल को तनहा छोड़ना चाहती है। उसे आगे बढ़ना है। एक सप्ताह बाद उसका एक इंटरव्यू है। अगर उस चैम्बर में बात बनी तो ठीक है, वरना वो प्राइवेट प्रैक्टिस तो शुरू ही कर देगी। सुबह सुबह फोन की घंटी से ही नींद टूटी थी। रात को पता नहीं नींद कब आई थी। उठाया तो फोन सागरिका का था। 2 मिनट तक श्वेता स्तब्ध रह गई थी। इतने दिन बाद फोन, लगभग 2 साल से कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं। सागरिका फोन पर हेलो हेलो किए जा रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया था। सागरिका पास में ही रहती थी। बोली थी, कल आई हो ना, मेड ने बताया था। मेरे घर भी वही काम करती है। क्या करूं, नौकरी के कारण समय ही नहीं मिलता। फिर मिस्टर के नखरे रोज रोज कौन उठाए, सो पूरे काम के लिए उसी को लगा लिया है। हाँ, जब नहीं आती है तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। खैर, शाम को मिलती हूँ, फ्री हो ना? मैंने जवाब हाँ में दे दिया था। मन पूछता था कि क्या मैं सागरिका का इंतजार बेचैनी से सिर्फ उससे मिलने के लिए कर रही हूँ, या सजल के बारे में उत्सुकता है? मन ने दिल को डांटा था। मैं तो अब सजल को पहचानती भी नहीं। कॉल बेल बजी थी। दिल की धड़कन बढ़ गई थी, जैसे सागरिका न होकर सजल ही बेल बजा रहा हो। दिल ने दिल को रोका था। दरवाजा खोला था तो सामने मोटी थलथल करती महिला एक 3 वर्षीय बच्चे की उंगली पकड़े खड़ी थी। उसे पुरानी सागरिका कहना तो नितांत सही न होता। वो आते ही गले लग गई थी। तू तो वैसी की वैसी है श्वेता, बल्कि और ज्यादा निखर आई है। बच्चे को मेरे पैर छूने की हिदायत देकर वो मां को मिलने चली गई। मां से मिलकर वो सीधे मेरे कमरे में आ गई। बोली थी, अपन तो यहाँ जमते हैं, चाय पानी के लिए डिस्टर्ब मत करना। कितने दिन बाद मिले हैं? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। मेट को नाश्ते के बारे में समझा दिया था। सागरिका ने पहले अपने बारे में सब कुछ बताया था। अरेंज्ड मैरिज थी, फिर भी कुल मिलाकर खुश थी।
मन की उत्सुकता को मैं लगातार दबाकर रखे हुए थी। फिर भी सागरिका की तेज निगाहों ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मेरे दिल में एक पटाखा सा फोड़ते हुए उसने कहा था, सजल पागल हो गया है। तान्या ने उसे तलाक दे दिया है। वो यहीं आ गया है, मौसी के साथ ही रहता है। मौसी पर उम्र का तनाव तो है ही, सजल की चिंता उन्हें और खाए जा रही है कि अब उसका क्या होगा। एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता है, मुझे भी नहीं पहचानता, बस चुपचाप बैठा देखता रहता है। उसके बाद सागरिका क्या क्या बताती रही थी, उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दिमाग चेतना शून्य सा हो रहा था। तस्वीर में इतना सजीला सा दिखने वाला युवक, इतनी कशिश थी उसकी आवाज में, वो पागल होकर कैसा दिखता होगा। हे भगवान, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। उसे ऐसी सजा क्यों दी। सागरिका को अनमने मन से ही विदा किया था मैंने। रात का खाना भी मैंने बस नाम करने को खाया था। माँ लगातार टोक रही थी, तेरी पसंद का सब कुछ बनवाया है, ये ले ना। बाजरे की खिचड़ी तूने तो लिया ही नहीं। मैंने पेट की तरफ इशारा किया था कि भर गया है। माँ के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव थे। मैंने माँ से सब कुछ छिपाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया था। जब उस समय दर्द का इतना कड़वा प्याला बिना माँ को बताए पी गई थी, तो फिर अब दर्द की ये लकीरें तो छिपानी ही थी। शायद सजल की बीमारी की बात सुनकर मेरे मन ने उसे माफ कर दिया था। उस समय भी माँ ने बाहर जाने का कारण पूछा था, तो मैंने कह दिया था कि उससे भविष्य बेहतर बनेगा। मैं हमेशा की तरह चुप हो गई थी। इकलौती बेटी होने का भरपूर फायदा मैंने हमेशा उठाया था। रात बेचैनी में ही कटी थी। सुबह उठते ही मैंने सागरिका को फोन पर कहा था कि वो छुट्टी ले ले और मेरे साथ सजल को देखने चले। उसने हामी भर ली थी। ठीक 11 बजे सागरिका मुझे लेने आ गई थी। माँ को मैंने कहा था कि मैं सागरिका के घर जा रही हूँ। माँ सागरिका को पहले से जानती थी, इसलिए अचंभे की कोई भी बात नहीं थी। मेरा मन आत्मग्लानि से भर उठा था कि अपनी मासूम माँ से मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा वाकया छुपाती चली आ रही हूँ। आधे घंटे बाद हम लोग सागरिका की मौसी के घर के सामने थे। सागरिका ने बेल दबाई थी तो दरवाजा एक नौकर ने खोला था। नौकर ने ही हम लोगों को सजल के कमरे तक पहुंचाया था। सजल की पुतलियों में एक क्षण के लिए हम लोगों को देखकर चमक आई थी, परंतु कुछ ही क्षणों में वो विलुप्त होकर पूर्वत हो गई थी। हम लोग कुछ देर तक उस कमरे में रहे थे। सजल चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे थे। मुझे प्रथम दृष्टया ये डिप्रेशन का मामला लगा था। धीरे धीरे मैं अकेले ही सजल के कमरे तक जाने लगी थी। कुछ दिनों से मुझे आशा की एक किरण नजर आने लगी थी, क्योंकि सजल मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराने लगे थे। मैं खाना खिलाती थी तो वे धीरे धीरे पूरा खाना खत्म कर देते थे। सागरिका की मौसी का कहना था कि सजल खाना देखकर आक्रामक हो जाते थे, परंतु अब वे ऐसा नहीं करते। मैंने माँ को बताया था कि एक मरीज है जिसके इलाज के तहत मैं रोज जाती थी। माँ संतुष्ट थी। एक सुबह मैं सजल को नाश्ता करवा रही थी
तो सजल अचानक बोल पड़े थे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैंने 2 मिनट तक उनको देखा था, फिर धीरे से ना में सिर हिला दिया था। वो मुस्कुराए थे। मैं अपनी सफलता से खुश थी। मौसी अपने बेटे के स्वास्थ्य में सुधार देखकर खुश थी। अगले दिन दोपहर को सजल ने रोते हुए कहा था, मुझे माफ कर दो श्वेता, मैं शर्मिंदा हूं। बाद में पूछने पर सागरिका ने बताया था कि किन्हीं कमजोर क्षणों की गलती के कारण सजल को तान्या से शादी करके वो कीमत चुकानी पड़ी थी। बाद में बच्चा भी अबॉर्ट कर दिया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कितना सहा है इस इंसान ने, और आज भी सह रहा है। अगले दिन शाम को हम पास पास बैठे थे, तभी सजल ने मेरा हाथ थाम लिया था। फिर आंख में आंसू भरकर बोला था, श्वेता, आज भी मैं स्वार्थी हूं, क्या तुम मुझे संभालोगी? मैंने उसका हाथ धीरे से थपक दिया था। रात को मैं मां से बोली थी, मां मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगी। हाँ बेटी हाँ, तेरे सभी सपने पूरे होंगे, मां ने कहा था। मैंने मां के गले में हाथ डालकर कहा था, और मां, आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। मां मुस्कुराने लगी थी। नमस्कार।